हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जावनिया टॉक्स। जावनिया टॉक्स में हमारी कोशिश होती है एक्सपर्ट्स को आपके सामने लाएं और उनसे आपका इंटरेक्शन कराएं ताकि हम एक्सपर्ट्स से सीख सकें उनके लाइफ लेसन्स। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, दरवेश सर हैं आज हमारे साथ। दरवेश जी ने LGBTQ कम्युनिटी के लिए खास तौर पे काम किया है, उनके राइट्स के लिए ये खड़े हुए हैं, स्ट्रांगली उनके राइट्स को एडवोकेट किया है और नाज फाउंडेशन जो कि एक लैंडमार्क केस माना जाता है, उस केस में इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, शुरुआत मैं करना चाहूँगा आपके बचपन से और जानना चाहूँगा कैसा रहा था आपका बचपन। मैं वैसे यूपी से ही हूँ, कानपुर को बिलोंग करता हूँ जी। और बचपन तो इस वक्त जैसे कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली का होता है वैसे ही था। और पढ़ाई लिखाई एजुकेशन वगैरह सारा कुछ वही कानपुर से ही हुआ था। तो इट वॉज जस्ट लाइक अ वेरी रेगुलर चाइल्डहुड फ्रॉम कुछ ऐसा। छुट्टियों में हम अपने गांव जाते थे और फिर ट्यूशन्स होते थे, घर पे फैमिली थी, पेरेंट्स थे, सिस्टर थी, कजन्स थे, तो साथ सब मिलकर हम एक साथ पढ़े हुए। जी सर, ये जो ओरिएंटेशन होता है, इंक्लिनेशन होता है, एक सर्टेन एज आती है तब रियलाइज़ होता है कि हाँ हमें शायद ऑपोजिट जेंडर की तरफ नहीं सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्शन है। तो ये रियलाइजेशन आपको कब आया? देखिए, ये रियलाइजेशन यूजली हर किसी को, मैं अपनी बात नहीं करूँगा, मैं सबकी बात करूँगा कि प्री टीन में आपको रियलाइज होता है जब आप 13-14 साल के होते हैं। देन यू स्टार्ट टू फील कि आपका अट्रैक्शन किस तरफ है, आप किस तरफ ज़्यादा कंफर्ट फील कर रहे हैं, किस जेंडर की ओर, किस सेक्स की ओर। तो वो होता है जब आप अपने आप को रियलाइज़ करते हैं। और वही मेरे साथ हुआ जब मैं 13-14 साल का था। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे वो अपोजिट सेक्स फीमेल्स के बारे में बात करते थे, but I could never relate to those conversations. तब आई रियलाइज दैट कुछ तो डिफरेंट है मेरे अंदर, प्रोबेबली। बट क्या डिफरेंट है मेरे अंदर वो मुझे पता बहुत टाइम के बाद चला। पर ये था कि नहीं, मुझे लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट है। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद अलग हूँ, लेकिन क्या है, फिर मुझे लगा शायद ये कोई एक पासिंग फेज है कि ये आया फिर ये ख़त्म हो जाएगा जी। और आई शुड बेटर फोकस ऑन माई स्टडीज़, वो ज़्यादा ज़रूरी है उस टाइम पे। और जो मुझे लगा कि शायद आगे ये बदल जाएगा, तो तभी रियलाइज हुआ। बट द फैक्ट रिमेन्स कि जो भी आपका ओरिएंटेशन होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग रियलाइजेशन आपको प्री टीन के टाइम पे हो जाता है। सर, जैसा आपने बताया कि आपको ये रियलाइज़ हुआ एंड आपको लगा कि शायद ये एक फेज़ है, ये गुजर जाएगा। आपने बताया आप एक कानपुर से आते हैं और नॉर्मली आज से 20-30 साल पहले की अगर बात करें तो इतना ओपननेस नहीं था इस टॉपिक को लेकर। तो कहीं से आपको कुछ हेल्प मिली या कहीं से आपको लगा कि हाँ आई कैन टॉक टू हिम, आई कैन टॉक टू हर? नहीं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं कहूँगा तब क्या आज भी कानपुर जैसे शहरों में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपके पास कोई प्रोफेशनल काउंसलर्स नहीं है, आप किससे कोई स्पेशलाइज काउंसलर नहीं है सेक्सुअलिटी या जेंडर को लेकर जहाँ आप इसके बारे में बात कर सके। लोग सेंसिटाइज नहीं है अभी भी इस मुद्दे के बारे में। आज भी बहुत से मिथ हैं, बहुत सी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, लोगों का मजाक उड़ाना, भेदभाव करना, वर्बल हिंसा है, मौखिक हिंसा होती है, आपका फिजिकल वायलेंस होता है। तो इन सब के रहते ना तब मेरे कभी हिम्मत की कि मैं किसी से बात करूँ इस बारे में। और मुझे लगता है आज भी एक बहुत ही चैलेंजिंग फैक्ट है ये हम लोग के आज। तो सर, ये बात आपने पेरेंट्स को कब बताई थी? देखिए, पेरेंट्स को बताने का मतलब तब आया था जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और मेरी जॉब लग गई थी। तो जैसे कि हर फैमिली में होता है, जॉब लगती है आपकी मैरिज की बात शुरू हो जाती है। और मेरे पर भी काफ़ी प्रेशर था शादी करने का। बट मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं किसी से शादी कर भी लेता हूँ लड़की से, तो मैं अपने साथ साथ उसकी भी लाइफ खराब करूँगा। और सिर्फ हम लोग क्या शादी तो इंडिविजुअल्स में नहीं होते, तो फैमिलीज में होती। बिल्कुल। तो यहाँ पे 2 इंडिविजुअल के अलावा 2 फैमिली सफ़र करेगी।
तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, आई हैव टू टेल टू माई पेरेंट्स। और वो समय था जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। शुरुआत में तो था कि डिनायल मोड में थे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, फैमिली में कभी कोई ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसा क्या हो गया। बट देन स्लोली काफ़ी स्ट्रगल हुआ, काफ़ी बातचीत बंद हो गई, लड़ाई झगड़े हुए और काफ़ी लंबा स्ट्रगल रहा पेरेंट्स के एक्सेप्टेंस को लेकर। तो अभी अगर बात करें तो अभी एक्सेप्टेंस है? मैं कहूँगा कि एक्सेप्टेंस तो है, बट इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहिए। इट इज़ समथिंग लाइक कि अब ये हो गया कि इट्स योर लाइफ, सो वी शुड नॉट बी इंटरफेयरिंग, लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट इट, जस्ट लाइक दैट। कमोवेश लगभग सभी लोगों को यही झेलना पड़ता होगा, ये फेस करना पड़ता होगा। मोस्ट सर, ये जो वैक्यूम क्रिएट होता है कि वो किसी से बात नहीं कर पाते हैं, ये आपको क्या लगता है कि इस वैक्यूम का क्या सोल्यूशन? देखिए, सोल्यूशन से ज़्यादा इसका हमें देखना पड़ेगा कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो। जी। आप जब आपको कोई इस बारे में जो आपकी एक पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, आप उसके बारे में किसी से बात नहीं कर सकते, आप उसके बारे में किसी से चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि इतना समाज में इतना गलत धारणाएं बनी हुई हैं, उसके रहते आपको डर रहता है कि लोग आपको जज करेंगे, तो एक बहुत बड़ा आपके मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत प्रभाव पड़ता है। आप अपना फुल जो आप कर सकते हैं, आपका पोटेंशियल जो है आप मैक्सिमम आप यूटिलाइज नहीं कर पाते। कई लोग हैं जो डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, बहुत से लोग हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं। ये चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जब आप किसी से इस बारे में बात नहीं कर पाते। इसका सोल्यूशन तो देखिए, आज के टाइम में सोशल मीडिया आ गया है, काफ़ी है एक्टिव, और सोशल मीडिया पे बहुत सी ग्रुप्स हैं LGBT से रिलेटेड, जो कि सीक्रेट ग्रुप्स है, प्राइवेट ग्रुप्स है। आप क्या आज का एटलीस्ट ये ऑप्शन आपके पास कि आप ग्रुप्स का हिस्सा बन सकते हैं, आप लोगों से बात कर सकते हैं, आप लोगों से मिल सकते हैं, हालांकि उसके भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। डेफिनेटली एक ऑप्शन तो आ गया है, बहुत ही बड़ा ऑप्शन है, बहुत ही आप एक्सेस कर सकते हैं इस ऑप्शन को आसानी से। जी। तो वो मैं कहूँगा कि आज की तारीख में एटलीस्ट एक आपके पास एक रास्ता है कि आप किसी से बात करिए। जी। और एनोनिमसली भी आप अपने प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको अपना रियल ID देना है, आप एनोनिमस भी बात कर सकते हैं लोगों से। तो वो एक मुझे लगता है बेहतरीन विकल्प आ गया है सोशल मीडिया के जरिए। जी सर, एक चीज़ और आपने बताया कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। रिसेंट जो मेंटल हेल्थ बिल था लेटेस्ट, उसकी अगर बात करें तो उसमें इस पर्टिकुलर टॉपिक को थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए बात की गई। बट लॉ बना देना या सिर्फ हमें लिख देना ही काफ़ी नहीं होता है जब तक कि लोग जागृत नहीं होते हैं। तो लोगों में जागृति लाने के लिए, इस चीज़ के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए, सेंसिटाइजेशन होने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको लगता है उठाने पड़ेंगे या उठाने चाहिए? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की। कानून एक कदम है, एक दिशा, आपको एक दिशा देता है, इस दिशा में आगे जाना है। अब उस दिशा में कानून तो बन गया, 377 का जजमेंट भी आ गया, मेंटल हेल्थ एक्ट में भी मेंशन हो गया है। लेकिन इसके अब इसको कैसे आगे लेके जाएं, ये सिर्फ समुदाय की नहीं, ये सबकी जिम्मेदारी है। चाहे वो सरकार है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो आपके स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं, या आपके बाकी जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, हम सब की जिम्मेदारी, कानून के जानकारों की जिम्मेदारी है कि हम इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ लोगों को पहुँचाएं, लोगों में इसमें चर्चा करने के लिए उनको बुलाएं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, आज से लगभग 1.5-2 साल पहले, तब से काफ़ी बदलाव आया है। इन द सेंस कि बहुत से स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं जिन्होंने अप्रोच किया है कि आप आइए हमारे इंस्टीट्यूशन में, इसके बारे में बात करिए, इसके बारे में चर्चा करिए, और जितना प्रोसेस जितना हो सकता है आप इनलाइटन करिए लोगों को। तो हम सिर्फ लेक्चर नहीं, हम उसमें मूवीज़ दिखाते हैं, शॉर्ट क्लिप्स दिखाते हैं, फिर हम एक डिस्कशन करते हैं, चर्चा करने का माहौल बनाते हैं, ताकि लोगों, और ये बहुत प्रेरित करते हैं लोगों को कि आप
नहीं जो यहाँ पे सीखा सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए। उसको आप जाइए अपने दोस्तों में इसके बारे में बात करिए, अपने जी। परिवार में इसके बारे में बात करिए, अपने रिश्तेदारों के बारे में बात करिए। तो वो एक तरीका है कि आप हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। और ऑब्वियसली मीडिया का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, चाहे वो सिनेमा इंडस्ट्री हो, चाहे वो वेब सीरीज हो, चाहे वो टीवी सीरियल्स हो। अगर हम ऐसे एक पॉजिटिव कैरेक्टर को लेकर आते हैं तो बहुत ही एक अच्छा मैसेज आता है। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ फिल्म्स रही हैं जो कि बहुत ही इन्होंने कैरी पिक्चर बना दिया था और वो पूरे मूवमेंट को एक बहुत ही पीछे लेकर लेके चला गया था। जब जिससे लड़ रहे हैं वही एक बड़े एक्टर्स उसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि वो एक कॉमेडी है, ये एक सेक्स सीकर्स होते हैं, इनकी लाइफ में कुछ नहीं रहता है, ये सिर्फ बनते संभलते हैं और एक पर्टिकुलर तरीके से एक्ट करते हैं। तो वो सब बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग होता है। सर इसी चीज़ में मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूँगा, जैसा आपने बताया कि बॉलीवुड ने कई कई जगह हमें डिसअपॉइंट किया है। सुरेश मेनन जी हो गए, अगर आप उनका पोर्ट्रेयल देखेंगे कैरेक्टर को लेके तो हमेशा एक कॉमिकल कैरेक्टर रहा। एक आध फिल्मों को अगर छोड़ दिया जाए, शबाना आज़मी जी की एक फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने लेस्बियन रिलेशनशिप के बारे में बात करी थी, दोस्ताना आई थी, उसमें जिस कंट्री पे वो सेटअप थी वहाँ पे लीगलाइज था तो उन्होंने उसको अच्छे से यूज़ किया। बट इन जनरल अगर देखा जाए तो बॉलीवुड में ज़्यादातर हमें जो कैरेक्टर्स दिखे हैं वो सुरेश मेनन जी जैसे दिखे हैं, जिसमें बहुत कॉमिकल तरीके से उसको निभाया गया है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि समाज का आईना फिल्में होती हैं और अगर फिल्में ही ऐसा करेंगी तो आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड बैकस्टैप करता है कम्युनिटी? ऑफ कोर्स करता है, क्यों नहीं करता है। और बहुत ही रेयर फिल्म्स हैं जो कि बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके से पोर्ट्रे करती हैं। और पहले उनको ऐसा लगता था, एक्टर्स को डर लगता था कि कहीं हमारी फैन फॉलोइंग में कम हो जाए, कहीं स्टीरियोटाइप में हो जाए इस चीज़ को लेकर। लेकिन जब तक एक्टर कौन होता है, एक्टर वो होता है जब आपको हर टाइम जो आर्टिस्ट होता है वो होता है जो आपको हर परफॉर्मेंस में एक सरप्राइज दे। बिल्कुल। आप हर में जगह एक ही तरह का रोल करेंगे तो फिर आप यू आर नॉट एन एक्टर, यू आर कहते हैं आपको एक स्टारडम मिलती है और आप इसी में यू आर नॉट एन एक्टर, यू आर नॉट एन आर्टिस्ट। तो ये सब हमें देखना है। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि समय बदल से अलीगढ़ जैसी खूबसूरत फिल्म आई थी, फिर मैं कहूँगा शुभ मंगल ज़्यादा सावधान एक खूबसूरत प्रयास था जिसको मेन स्ट्रीम करने के लिए, जहाँ पे बड़े काशी ताल के बड़े एक्टर्स ने भूमिका निभाई। बिल्कुल। तो ये सब फिल्म्स हैं और हम होपफुल हैं कि आगे और भी अच्छा है। तो यहाँ पे वेब सीरीज में काफ़ी अच्छे पोर्ट्रेल्स हो रहे हैं कैरेक्टर्स के, which is one should appreciate that। तो हम देखते हैं धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। मुझे लगता है कि चेंज आने की रफ्तार थोड़ी और तेज होनी चाहिए। सर एक चीज़ जो अभी रिसेंट में हुआ कि जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिस तरह से ओपननेस आ रही है, लोग चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमने देखा कि छोटे छोटे शहरों में भी जब प्राइड परेड होती है तो लोग निकल के आ रहे हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि अगर आप अपने टाइम से कंपेयर करें और आज को अगर आप देखें तो आप कैसे देखते हैं जो चेंजेस हुए हैं? बहुत पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि मूवमेंट जो है अधिकारों की हम जब बात कर रहे हैं, ये सिर्फ मेट्रो सिटीज़ तक सीमित नहीं है। दिल्ली या बम्बई हिंदुस्तान है जी। हिंदुस्तान यहाँ पे जो छोटे शहर हैं, जो कस्बे हैं, जो गांव हैं, वहाँ पे बसता है। और जब हम इस तरह के प्राइड मार्चेस या प्राइड इवेंट्स हम अगर करते हैं छोटे शहरों में जहाँ पे हम जागरूकता बढ़ा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम मिल रहा है। एक होता है कि जो हमारा जो मूवमेंट चल रहा है उसको एक ब्रॉड बेस हो जाता है और वो उसके आगे बढ़ने की चांसेस, और आप जिस चीज़ की आप जिन हकों की बात कर रहे हैं आपको मिलने में, आपको समाज का नज़रिया बदलने में बहुत मदद मिलती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये मुझे लगता है कि जितने भी ज़िले हैं, शहर हैं, गांव हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं हर जगह कुछ ना कुछ प्राइड से जुड़े इवेंट्स कराते रहना चाहिए और एक सहभागिता होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। सर दूसरा सवाल भी शहरों से रिलेटेड है। नॉर्मली माना जाता है, जो आज भी सोसाइटी एक धारणा बनी आ रही है, जैसे आपने भी बताया कि जब आपने पेरेंट्स को बताया तो मैंने कहा हो सकता है नहीं भाई ये टेम्परेरी फेज है, यू विल कम आउट ऑफ इट।
तो लोग कहीं ना कहीं ये मान के चलते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है या हमारे खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो ये किस हद तक जायज़ है कि लोग ऐसी चीज़ें बोल भी देते हैं जबकि आज इतना जागरूकता आ चुकी है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये सिर्फ दिल्ली और मुंबई की कहानी नहीं है या सिर्फ मेट्रो सिटीज़ का, जैसे आपने बोला कि सिर्फ मेट्रो सिटीज़ का केस नहीं है या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का नहीं है। लोग कई बार ये भी मान के चलते हैं कि इलाज करा लो तो ठीक हो जाएगा, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, इस डॉक्टर के पास चले जाओ, वहाँ प्रेयर करा लो। तो ये दो चीज़ें बड़ी अटपटी सुनने में लगती हैं आज जब हमें उसके बारे में जानकारी है। बट कई लोग जानकारी होने के बावजूद भी शायद डर में जी रहे हैं, स्टिग्मा में जी रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं, बट वो बात भी करेंगे तो कुछ ऐसा ही रिएक्शन देते हैं। देखिए, ये जो आपने बताया कॉमन सी चीज़ है और इसमें लोगों का अभी भी होता है कि दूसरों का बच्चा है तो एक्सेप्ट करेंगे, अपना बच्चा है तो फिर दिक्कत है। तो ये जो दोहरी मानसिकता है लोगों की जो निकल के आती है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है जी, कि हम इसको कैसे एड्रेस करें, हम कैसे इसको जाएं। इससे बस यही है कि आप जितना बात करेंगे, जितना लोगों को समझाएंगे, उनके क्या कंसर्न्स है, जहाँ से ये होमोफोबिया आ रहा है, क्या वो लॉजिकल है या इलॉजिकल है, क्या है उसका कारण, आपको वो कारण समझना होगा, वो एड्रेस करना। तो ये जो शहरों में हो रहा है, जो फैमिलीज में जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, तभी दूर होंगे। हमें भी समझना पड़ेगा कि अगर कोई कह रहा है कि समलैंगिकता गुनाह है, फ्रॉम वेयर दैट पर्सन इज कमिंग, आपको वो चीज़ को एड्रेस करना चाहिए। वो जो कॉज है, आप कॉज को एड्रेस करना चाहिए। ऊपर से कहना नहीं तुमने गलत बोला, ऐसा नहीं है, तुम ये हो, तुम पागल हो, तुम ये हो, दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। डिबेट नेवर एंडिंग जी। आप जब तक कॉज पे नहीं जाएंगे, जब तक रूट कॉज पे नहीं जाएंगे कि उसकी धारणा बनी कैसे, तब तक आपको वो एड्रेस करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। तो आपके अनुसार जो लोगों की धारणा है या जो रूट कॉज है, लोगों की विचारधारा में कब तक चेंज आने की? देखिए, बहुत लंबा टाइम लगेगा। अभी आप देखिए, जैसे कि दहेज प्रथा बैन है, लेकिन अभी भी दहेज लेना सबको मालूम है कि चल रहा है। विडो रीमैरिज एक्ट पास हो चुका है, विडोज कैन रीमैरी, बट अभी भी कितना स्टिग्मा है अगर कोई विडो शादी कर लेती है, तो इसको बदलने में भी टाइम लगेगा। बट ये है कि हमें अपनी कोशिश जारी रखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। सर, आपके अगर प्रयासों की हम बात करें तो आप कॉलेजेस में जाते हैं, आप अवेयरनेस देते हैं, इसके अलावा आपने शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई हैं, तो उनके बारे में प्लीज़ थोड़ा हमें बताइए। देखिए, ये शॉर्ट फिल्म्स मैंने एक प्रोजेक्ट के तहत बनाई थी और इसमें हमारा जो मकसद था कि कम समय में हम कैसे लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा तक जानकारियाँ दें। तो अपने कई उसमें पोइट्री का यूज़ किया, हमने उसमें रियल कैरेक्टर्स का यूज़ किया, उनकी जो कहानियाँ थी, असली कहानियाँ थी, वही कैरेक्टर्स जिनका था उनको भी यूज़ किया। हमने अलग अलग थीम से बनाई कि फैमिली एक्सेप्टेंस कैसे होता है, हमने ट्रांसजेंडर लोगों को बनाई लेकर उनके मुद्दों पर बनाई फिल्म। सेल्फ एक्सेप्टेंस जो बहुत ज़रूरी होता है, उस पर हमने फिल्म बनाई थी। सोसाइटी के एक्सेप्टेंस को लेकर हमने फिल्म बनाई। फिर हमने ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से कम्युनिटी में बॉन्डिंग डेवलप होती है, उस चीज़ को हमने दिखाया। तो ये जो शॉर्ट फिल्म्स हैं, लगभग हमने 12 फिल्में बनाई थी और प्लस 3 फिल्में बाद में बनाई थी, तो लगभग 15 फिल्में हैं, जहाँ पे हम अलग अलग मुद्दों को दर्शाया है और रियल लाइफ हमने कैरेक्टर्स लिए, उनको हमने ट्रेन किया है किस एक्टिंग होनी चाहिए, चाहे वो मदर हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो खुद इंसान हो, वो सारे रियल कैरेक्टर्स पे हम लोग सारे फिल्म्स बनाए। तो ये जो आपने फिल्में बनाई और जब इनको प्रसारित किया, आपने लोगों को दिखाया, तो क्या रिस्पॉन्स था? रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव था और ये फिल्म लखनऊ में नहीं, ये फिल्म मैंने ऑल ओवर इंडिया में स्क्रीन किया था और फिल्म्स ने कई अवार्ड्स भी जीते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी 2 साल पहले हमने स्क्रीन किया था और इस साल फिर हम लास्ट 2018 में एम्स्टर्डम में स्क्रीन किया था और इस साल हम सैन फ्रांसिस्को में स्क्रीन करेंगे। जी, तो मूवीज से काफ़ी अच्छा अवेयरनेस रहा है और काफ़ी अच्छा, काफ़ी मूवीज़, विजुअल मीडियम्स, ऑडियो विजुअल मीडियम्स बहुत हेल्पफुल होते हैं लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, क्योंकि कई बार कई लोग होते हैं कि पढ़ना दे फाइंड इट वेरी बोरिंग एंड वेरी टेक्निकल एंड फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, फुल ऑफ फैक्ट्स। जी, तो ये इस तरह का ऑडियो विजुअल मीडियम जो होता है बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, बहुत ही अट्रैक्ट करता है और बहुत ही इंटरेक्टिव। आप जब पोस्ट करते हैं अपनी फिल्म्स के बारे में, फिर उस पर जो डिस्कशन वगैरह होते हैं,
क्वाइट पॉजिटिव। सर नॉर्मली हम बात करें कि ये जो चीज़ें हमें समझ में आना चालू होती हैं, जो हमारा ओरिएंटेशन क्या है, ये टीनेज में आके आना चालू होता है। आपको क्या लगता है कि अगर एक बच्चे को समझाना हो या अगर एक इंसान को समझाना हो तो अप्रोप्रिएट एज क्या होनी चाहिए? क्योंकि देखिए अप्रोप्रिएट एज वही होती है जब आप 12-13 साल, जब आप अपनी सेक्सुअलिटी को पहचानते हैं, दैट इज एन अप्रोप्रिएट एज। You start talking about same-sex attraction, you start talking about opposite sex attraction, you start talking about attraction towards both sexes. तभी ज़रूरत हो जाता है कि आप उसके बारे में बात करना शुरू। That is the best age. तो इसमें तो जो confusion रहेगा, जो आप नहीं बात करोगे, तो इंटरनेट पे जाएगा, इंटरनेट इज फुल ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, और सही भी होती है बट फॉल्स इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। उनको पढ़ेगा, क्या पता उससे उसको डिप्रेशन हो जाए और उसको मेंटल हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो जाए। तो इट्स बेटर टू स्टार्ट टॉकिंग टू किड्स अराउंड एज ऑफ 12 and 13, 14 जैसे ये कन्वर्सेशन शुरू कर देना चाहिए। जी सर, आपका जो लाइफ का फेज़ रहा, आपने अपनी एजुकेशन पूरी की, उसके बाद आपने जॉब करना शुरू किया एंड जॉब के बाद आपने NGO ज्वाइन किया। तो जॉब में कैसा रहा? क्या आप उस समय भी अपने ओरिएंटेशन को लेके काफ़ी ओपन थे? मैं अपने ओरिएंटेशन के लिए हमेशा से ओपन रहा हूँ। जॉब जब मैं करता था कॉर्पोरेट में तो वहाँ पे कुछ इश्यूज हुए थे जी, वर्बल अब्यूज वगैरह हुए थे, जिसकी वजह से मैंने कंप्लेन भी किया था, एक्शंस भी लिए गए। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, आई एम वेरी पैशनेट टू वर्क फॉर द कंपनी। जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तभी मैंने वॉलंटियर किया था एक कंपनी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो मेरा इंक्लिनेशन हमेशा से रहा। तब ये सब इंसिडेंट्स वगैरह हुए कॉर्पोरेट में, देन आई डिसाइडेड टू क्विट एंड जॉइन इन NGO दैट वर्क्स फॉर द कंपनी। तो इस तरह से मेरी जर्नी वहाँ से शुरू जी। और सर नाज फाउंडेशन की जो आपकी जर्नी रही और जो आपने इतना क्लोजली पूरे केस को देखा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो एक था जहाँ पे आप हियरिंग होती थी, उस टाइम पे ज़्यादा लोग आउट नहीं थे, और एक केस हमने बिल्ड किया था जो कि हमने कोर्ट में जाके लड़ा, पेश किया कि किस तरह से सेक्शन 377 भारत के संविधान के कई जो प्रावधान होते हैं उनका वो उल्लंघन करता है। तो केस लड़े, फिर उसके बाद अप्स एंड डाउन्स तो हुए, फिर धीरे धीरे लोग उस पर से जुड़ना शुरू हुए, और फिर 2009 में बहुत अच्छा जजमेंट आया था जिसको बाद में रिवर्स कर दिया गया था। लेकिन फिर दोबारा से पिटीशन दाखिल किया गया, और फिर एक बहुत ही खूबसूरत जजमेंट आया जहाँ पे 377 को डिक्रिमिनलाइज किया गया। जी, आज जब सर आप पीछे मुड़ के उसको देखते हैं, उस जजमेंट को, और आप ये देखते हैं कि आप भी उसका एक अहम हिस्सा रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत गर्व होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो मेरा पैशन रहा है, मैंने उसके लिए काफ़ी अच्छे से काम किया है, डेडिकेशन है, उसका एक अच्छा नतीजा है। सो आई फील क्वाइट प्राउड ऑफ माय वर्क। सर कई ऐसे होंगे जो शायद आज भी ओपन नहीं हो पाए हैं, बात नहीं कर पाए हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से क्या आप कुछ रिसोर्सेज बताना चाहेंगे या कुछ रीडिंग मटेरियल, वेबसाइट्स बताना चाहेंगे ताकि लोग उसे एक्सेस कर सकें और अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें, ओरिएंटेशन को एक्सप्लोर कर देखिए, सकें? मैं ये कहूँगा कि आप अब तो काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़ वगैरह आ गई, मैं नाम तो नहीं लूँगा, गूगल पे आप पढ़ सकते हैं। जहाँ तक कि कोई NGO है जो कंपनी के साथ काम करे, तो मैं कहूँगा हमसफर ट्रस्ट है जी, आप उनकी वेबसाइट है, तो आप वहाँ पे जाके आप काफ़ी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये संस्था कई दशकों से काम कर रही है, शुरुआत से काम कर रही है। वहाँ पे बहुत ही ट्रेंड लोग हैं, बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं, तो लोग कोई भी कंफ्यूजन हो तो उनकी वेबसाइट पे जाके विजिट करें, हमसफर ट्रस्ट, आपको वहाँ से काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सर 377 को डीक्रिमिनलाइज किया गया, बट एक्सेप्टेंस की कमी अभी भी नज़र आती है। वो एक्सेप्टेंस आम जनता में या लोगों में कब तक आपको लगता है? देखिए, मैंने पहले कहा कि कुछ कह नहीं सकते, बहुत लंबा समय लग सकता है, बट एटलीस्ट शुरुआत हो चुकी है, और अच्छी शुरुआत हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, काफ़ी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, और जो ये जजमेंट्स आए, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट का था या अभी सुप्रीम कोर्ट का था, उस जजमेंट को लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं अब अवेयरनेस शुरू हो गई है, बट अभी भी बहुत लंबी जर्नी है इसको कवर करने के लिए। सर कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आपसे चाहूँगा कि मैं बस यही कहूँगा कि सबसे मैं यही अपील करूँगा कि
बी ओपन माइंडेड, बी नॉन जजमेंटल, और अगर आपको कोई भी आपके मन में किसी भी तरह का शक है, सवाल है, कोई प्रश्न आता है, तो प्लीज़ आप लोगों से इसके बारे में जानकारी लें और आप इसके बारे में जानें। जितना जानेंगे आपको उतना ही आपको अच्छा लगेगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई LGBT लोग किसी और प्लैनेट से आए हैं, दे आर वी ऑल आर अमंग इन दिस पार्ट ऑफ सोसाइटी, हम सब उसी केस से हैं, वैसे ही जैसे बाकी लोग हैं। तो बस यही है कि आप रीच आउट टू पीपल, मेक फ्रेंड्स, हैव फ्रेंडशिप विद देम, कल्टिवेट ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप, एंड I mean, that's how we can say that we are working towards making India as a more inclusive society. थैंक यू सर, आपने समय निकाला हमारे लिए। तो ये थे दरवेश जी, और दरवेश जी ने बताया कि किस तरह आप ओपन माइंडेड रहें, आप चीज़ों को समझें। समझने के लिए बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप बात कर सकते हैं। जजमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है एक ओपन माइंड रख के चीज़ों को एक्सेप्ट करने की। और जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाते हैं सबके लिए, ताकि सब लोग इस दुनिया में अमन, चैन और खुशी के साथ जी सकें। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब बटन दबाएं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप किसी को जानते हैं जिनकी कहानी इंस्पायरिंग है तो हमें बताएं और हम उनकी कहानी दुनिया को बताएंगे।